हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज वीकली करंट अफेयर की बारी है क्योंकि आज है संडे। एक चीज और देखो, चेक करो 6 लाख सब्सक्राइबर हो गए कि नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किए हो तो, और शेयर करो। आज आज दिन के दिन में आप सब्सक्राइबर इसको 6 लाख के पार कर दो। आई होप हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो शाम तक शायद हो जाए। आप लोग शेयर वगैरह करना, जिससे हो जाएगा, चेक भी करना। तो फिलहाल संडे को हम लोग रिवीजन करते हैं एज यूजुअल। तो इस बार भी हम लोग 19 अगस्त से 25 अगस्त को रिवाइज करेंगे, मतलब पिछला वीक में जो भी करंट अफेयर पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। डिटेल के साथ होगा, एनालिसिस भी होगी, रिवीजन क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और रिलेटेड स्ट्रेटेजी के भी बताए जाएंगे। हमेशा की तरह आपको इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब आपको फ्री में मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। अपना ही ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री में क्विजेस, फ्री में वीडियो की पीडीएफ वगैरह मिलेगी। इसके अलावा हमारे पेड वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। रूल एक बार फिर से मैं बता दूं, जो लोग नए स्टूडेंट आए हुए हों। देखो, रूल ये है कि मैं यहाँ 30 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, लेकिन कोशिश करना है पहले आप आंसर करो। आप आंसर करो तो इसके बाद मैं करूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपको अपना स्कोर काउंट करके बताना है। स्कोर काउंट करते जाना कि कितने आपके सही हुए, कितने गलत। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की? तो इसको शुरू किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने किसने सही आंसर लगाया कमेंट करके बताओ। योगी सरकार की ये योजना है युवाओं के लिए उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो उद्यम को बढ़ावा देने के लिए सरकार हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? 10 लाख नए एमएसएमई स्थापित करने में। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो 15 अगस्त के दिन ये लखनऊ में अनाउंस किया गया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, क्योंकि इसके तहत युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर एमएसएमई तैयार किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन। अगस्त 2024 में एसीसी ने, यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट ने अगला रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया है? रक्षा रक्षा सचिव भारत के डिफेंस सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं, ये आपको बताना है। तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं, जल्दी से कमेंट करो। कौन नियुक्त हुए हैं? राजेश कुमार सिंह। ये होंगे दोस्तों भारत के अगले रक्षा सचिव। ठीक है ना। और देखिए, 18 ट्रांसफर हुए हैं सेक्रेटरीज में। बहुत सारी नई नियुक्तियां हुई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट में आप रक्षा सचिव का नाम याद रखना, राजेश कुमार सिंह। गिरधर अरमाने की जगह आएंगे। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की दीप्ति गौड़ मुखर्जी नियुक्त की गई हैं। आवास और शहरी मामलों की किटी कृष्णा श्रीनिवास। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का चंद्रशेखर कुमार। और वित्तीय सेवा विभाग में और वित्त मंत्रालय में नागार्जुन मदिराला। इसके अलावा वित्त मंत्रालय व्यय विभाग में मनोज गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला। अच्छा, एक और जरूरी बात देखो दोस्तों, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो ऑफर जो है ये 527 में अभी मिल रहा है। 599 में है वैसे। अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो तो 527 में आपको मिलेगा, लेकिन जल्द ही ये प्राइस आपका 699 होने वाला है। तो ऐसे में आप इसका फायदा उठा लो, ऑफर का। और फिर फायदा नहीं उठाए हो तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है। आप इंडिया की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, लाइक रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह, तो सबकी यहाँ पर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आगामी मॉक टेस्ट, कुछ स्पेशल कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ मॉक टेस्ट भी डाले गए हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल एनटीपीसी का देख रहे हो, तो एनटीपीसी में 2.5 लाख प्लस यूजर्स तो अभी ही आ चुके हैं इसमें। और इसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2, इन सब के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, चैप्टर टेस्ट भी अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इन सबको आप लगा सकते हो। तो एक ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो से आप साल भर के अपने सभी जो पेपर वर्क, जो फॉर्म डाले हुए हो, सबके मॉक टेस्ट यहाँ प्राप्त कर पाओगे। टेक्स्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एमजेटी कूपन कोड यूज करना मत भूलना, नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद के लिए कौन सा रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? तो अब केंद्रीय कृषि मंत्री हो चुके हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कृषि मंत्री अब हो चुके हैं केंद्रीय। तो इन्होंने किसानों से संवाद के लिए एक एक कार्यक्रम शुरू किया है। नाम है इसका किसान की बात। अब तक मन की बात होती थी, अब किसान की बात होगी। ठीक है ना। तो मन की बात के तर्ज पर, जो पीएम मोदी का होता था, उसी तर्ज पर ये भी शुरू किया गया है। ये मासिक कार्यक्रम होगा, यानी महीने में एक बार कार्यक्रम ये भी होगा। तो लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात से ये प्रेरित है, किसान की बात। ओके। अगला। टीम इंडिया का गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो टीम इंडिया के मुख्य कोच तो आप जानते हो, गौतम गंभीर अब बन चुके हैं। पहले राहुल द्रविड़ थे, लेकिन अब गौतम गंभीर मुख्य कोच है। मुख्य कोच होने के बाद उन्होंने गेंदबाजी कोच को
के लिए सजेस्ट किया इसे मॉर्नी मॉर्कल। मॉर्नी मॉर्कल अब ये गेंदबाजी कोच होंगे। ध्यान रखना गौतम गंभीर जो है ये क्या है, मुख्य कोच है और मॉर्नी मॉर्कल हो गए हैं गेंदबाजी कोच। ये है मॉर्नी मॉर्कल। कहाँ के रहने वाले हैं तो आप बताना, ये साउथ अफ्रीका के हैं, रिटायर हो चुके हैं हालांकि, अब तो कोचिंग देते हैं ये। इससे पहले पाकिस्तान की कोचिंग देते थे, वहां से छोड़ करके आए, अब इंडिया में बॉलिंग कोच हुए। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे सचिवों की नई नियुक्ति हुई है, उसका ट्रांसफर हुआ है। तो इस्पात मंत्रालय में नए सचिव दोस्तों बनाए गए हैं संदीप पुंडरीक। संदीप पुंडरीक ये दिख रहे हैं आपको, ये इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के ये सेक्रेटरी होंगे। 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में ध्वजवाहक किसे नामित किया गया, बताइए। अब पेरिस पैरालंपिक की बारी है। पेरिस ओलंपिक हो गया, 6 मेडल इंडिया ने जीते, एक जिसमें सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज मेडल था। भारत का स्थान 71वां था पेरिस ओलंपिक में। अब ओलंपिक के बाद पैरालंपिक होता है सेम उसी जगह। तो पेरिस पैरालंपिक में सेम वैसे वैसे चीजें नियुक्त किए जाएंगे, जैसे कि ध्वजवाहक होंगे, फिर सेफ डिविजन होंगे, फिर समापन सेरेमनी का ध्वजवाहक होगा। तो ऐसे ही यहाँ जो उद्घाटन सेरेमनी का ध्वजवाहक है ये क्वेश्चन पूछा गया। तब तक आपने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया है तो देखिए, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव इन दोनों को नियुक्त किया गया है फ्लैग बियरर। आप जानते हो एक महिला एक पुरुष खिलाड़ी को नियुक्त किया जाता है। तो सुमित अंतिल जो है ये मेल के लिए होंगे और भाग्यश्री जाधव जो है ये फीमेल के लिए होंगी ध्वजवाहक फ्लैग बियरर। ये आपको दोनों दिख रहे हैं। सुमित अंतिल ने पिछली बार गोल्ड जीता था भारत के लिए। तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा पेरिस फ्रांस में 17वां ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक। ओके, चलिए पिछली बार जब पैरालंपिक हुआ था तो भारत ने 19 मेडल जीते थे, 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। अगला, छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई, तो छठवीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता जो है ये भी कैनबरा में आयोजित की गई। कैनबरा कहाँ पड़ता है, तो कैनबरा दोस्तों पड़ता है ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां पर हुई 13 अगस्त को हुई। समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने में आपसी सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ये समझौता किया हुआ है। वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं अगर, तो ये क्वाड ग्रुप का भी हिस्सा है। क्वाड में आप जानते हो जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड के साथ होता है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। मालाबार में भी यही क्वाड के चारों मेंबर हिस्सा लेते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया था अभी संसद में और इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी, काफी हंगामा मचा था। तो इस हंगामे को देखते हुए यहाँ पर संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जिसे जेपीसी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म। तो जेपीसी जो बनाई गई ये 31 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई। इस 31 सदस्यीय जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल जो हैं इनके सभी पार्टियों से अच्छे रिलेशन हैं, ये खुद बीजेपी पार्टी से हैं और चौथी बार लोकसभा में चुन करके आए हुए हैं। इनको बनाया गया है इस समिति का अध्यक्ष। ये समिति जल्द ही अपना रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद जो कुछ भी सुधार करना होगा वो सुधार करके फिर से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जाएगा। तो पास हो जाएगा तब वो बिल एक्ट बन जाएगा और फिर वक्फ बोर्ड संशोधन के तहत जो चीजें प्रावधान में आए हुए होंगे, अभी वाला तो पता नहीं पूरा लागू होगा कि नहीं, जो नए प्रावधान आएंगे वो लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार आईसीसी अंडर 19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आईसीसी अंडर 19 विमेन टी20 वर्ल्ड कप 2025 दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा मलेशिया में। कहां पर, मलेशिया में। अच्छा, ये इस बार का दूसरा संस्करण होने जा रहा है। पहला संस्करण जब हुआ था तो उसको इंडियन विमेन टीम ने जीता था और ये सफाली वर्मा आपको दिख रही है, इन्हीं की कप्तानी में भारत ने जीता था पहला वाला। इस बार दूसरा संस्करण होगा और ये होगा मलेशिया में। ठीक है, तो 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच ये होगा, आईसीसी इसको कराएगी। अगला, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों की ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 शुरू होने जा रहा है, इसके लिए ऑक्शन हुआ। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं, सचिन तंवर। कौन, सचिन तंवर, ये है सचिन तंवर। उनको सबसे ज्यादा दाम में खरीदा गया। किसने खरीदा है, तमिल खलाईबाज ने खरीदा है 2.15 करोड़। और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी पूछा जाएगा
तो ईरान के मोहम्मद रेजा सादलोई चिया ने, ये हर बार सबसे महंगे ही रहते हैं, इनको खरीदा गया है 2.07 करोड़। अच्छा, अभी तक के प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी जो बिके हैं वो है पवन सहरावत, और वो पिछली बार बिके थे 2.60 करोड़ में। ओके, इस बार सीजन 11 है। सीजन 10 का विजेता कौन रहा, ये आपसे पूछा जाएगा। याद रखना, सीजन 10 की विजेता पुनेरी पल्टन थी, और हरियाणा स्टीलर्स को हरा करके इन्होंने जीता था। पुनेरी पल्टन ये 2000 सीजन 10 का था। सीजन 9 का कौन था, जयपुर पिंक पैंथर था। अगला, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? ये तो आप जरूर आंसर कर ले जाओगे, बहुत ही इजी है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला जो एयरपोर्ट बन गया है, ये कौन बन गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसने दोस्तों अपना टारगेट सेट किया था कि 2030 तक होंगे, लेकिन 2030 के पहले पहले ही ये जीरो कार्बन एमिशन वाला एयरपोर्ट बन गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखना दोनों में अंतर। तो प्रारंभिक लक्ष्य था 2030 तक, और अब ये लक्ष्य बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया। लेवल 5 का यानी टॉप लेवल वाला जो 5 स्टार वाला है वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन मात्रा प्राप्त किया। अगस्त 2024 में किस देश में शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया? साइक्लोन एम्पिल, या कहेंगे उनकी लैंग्वेज में, जहां पर ये आया है वहां की लैंग्वेज में, टाइफून एम्पिल। तो टाइफून एम्पिल जो है ये कहाँ आया हुआ है, जापान। टाइफून एम्पिल जो है ये इस साल का बहुत ज्यादा पावरफुल है, सबसे पावरफुल में से एक है तूफानों में से। जैसे जापान में तूफान सुनामी ये सब आते रहते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए न्यूज में। तो सैकड़ों उड़ानों को रोक दिया गया, लोगों को घर से खाली करने के लिए कहा गया। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे बहुत शक्तिशाली की कैटेगरी में रखा। अगला, हाल ही में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्र टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो देखिए यहाँ कुल कितने स्वर्ण पदक की बात की जा रही है। तो टोटल गोल्ड मेडल जीता है इंडियन टीम ने 3। अब 3 तो है गोल्ड, लेकिन टोटल अगर बात किया जाए तो 8 मेडल है। टोटल 8 मेडल है, ठीक है ना, जिसमें 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। तो 17वां एडिशन था इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड का, ये बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया। सारी डिटेल यहाँ पर भी है। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने टोटल 8 मेडल जीते। अगला, हाल ही में किस सशस्त्र बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया? ये एक बुरी खबर आई दोस्तों इसी बीच। राकेश पाल जी, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक थे, पद पर रहते समय ही इनको हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया। सशस्त्र बल के महानिदेशक थे, और भारत में अब ये पद खाली हो चुका है। तो इनका अभी निधन हो गया है 18 अगस्त को चेन्नई में। ये गनरी और हथियार प्रणालियों के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। 34 वर्षों तक इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड में सेवा दी। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना दोस्तों 1 फरवरी 1977 को हुई थी, इसलिए 1 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाते हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और इसका मोटो अगर पूछा जाएगा तो मोटो बताना, वयम दक्षामः। अगला, हाल ही में किसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए नए अध्यक्ष, नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? जल्दी बताइए कमेंट करके, कौन नियुक्त किए गए हैं? अशोक कुमार सिंह। बी ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अशोक कुमार सिंह एज्यूम्स रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल एट ईएसआईसी। तो ये 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, बाकी उनकी नियुक्ति हुई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, 1952 में ये स्थापना हुई थी। एक और जरूरी बात, अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी में लगे हुए हो, वैकेंसी बहुत ही जल्द शो हो जाएगी, अनाउंसमेंट तो हो ही गया है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो वैकेंसीज इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा सा डिले लग रहा है, मतलब टाइम लग रहा है, इसीलिए लोको पायलट की वैकेंसी इंक्रीज हुई, टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज हुई। अब एनटीपीसी की वैकेंसी इंक्रीज होकर के हो सकता है, तो इंक्रीज होकर के जब वैकेंसी आएगी, बड़ी मात्रा में आएगी, ऐसे में आपको तैयारी करने का समय भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो शो नहीं हुई है, और आपको अच्छे से तैयारी भी करना होगा, क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा। ऐसे में बिल्कुल जीरो से, बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन बैच में। अभी काफी बच्चों ने, हजारों की संख्या में इसमें एडमिशन लिया हुआ है, और डेली इसमें 3 क्लासेस चल रही है। अर्जुन बैच जो है जाकर के आप ज्वाइन करो, और एनजेटी ऐप पर जाकर के आपको ये बैच मिलेगा, ठीक है ना।
व्हाट्सएप का अकाउंट मिलेगा, जगह जगह जा करके आप लोग बात कर सकते हो, पता कर सकते हो कितने में मिल रहा है, क्या मिल रहा है वगैरह। अगला, निम्न में से किस ब्रांड को हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे, भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बन गया है कौन? अमूल। अमूल दूध दुनिया का सबसे अमूल दूध का जो प्रोडक्ट है और डेयरी ब्रांड है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा अवेलेबल आज के टाइम पर बन चुका है। ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट आई हुई है, इसमें टॉप पर रखा गया है। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में इसका स्कोर 91 है आउट ऑफ 100 और ब्रांड वैल्यू इसकी 3.3 बिलियन डॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। जायन मेहता वर्तमान में इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला टी20 विश्व कप को बांग्लादेश से हटाकर कहां पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो बांग्लादेश में अनस्टेबिलिटी को देखते हुए अभी आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप जो कि वहां पर होना था उसको, उसके शेड्यूल को वहां से हटा दिया है, वेन्यू को हटा दिया है और वेन्यू अब डिसाइड कर दिया है यूएई में। यूएई में अब आयोजित होगा बांग्लादेश में जो होने वाला था टी20 वर्ल्ड कप विमेंस का, ठीक है, क्योंकि वहां पर चीजें सही नहीं चल रही। तो दुबई और शारजाह यूएई में होगा 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। तो डेट नहीं चेंज हुई है, डेट वही है लेकिन जगह चेंज कर दी गई। अगला, अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा की? देखो, इस पर मैंने अभी आपको वीडियो भी दी थी कल। तो पीएम मोदी जो है ये यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर थे। पोलैंड में यात्रा की, यूक्रेन में 9 घंटे के लिए गए थे, वहां पर भी बहुत सारी डील हुई। तो इस पर मैंने कल वीडियो दी हुई है, उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसके बाद से बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल भी उठी दुनिया भर में। तो यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा की इंटरेस्टिंग बात यह है, यूक्रेन में जाने वाले ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूक्रेन जब यूएसएसआर से अलग हुआ जब से, तब से वहां पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था। कारण भी था, यूक्रेन से रिलेशन कुछ अच्छे नहीं रहते, हमेशा एंटी में खड़ा हुआ करता था। लेकिन इस बार उद्देश्य थोड़ा दूसरा था। इस बार एक प्रकार से इनडायरेक्टली बुलाया भी गया था और इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम लोग कि रसिया में गए थे अभी 5-6 हफ्ते पहले। तो वहां पर जाने के बाद यूक्रेन जाकर के थोड़ा सा संतुलित भी करना था, ठीक है ना, एक तरफा जिससे ना दिखे। तो फिलहाल ये पोलिश समकक्ष यानी कि पोलैंड में जाकर के वहां के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मिले, वहां के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिले, फिर यहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की से जाकर मिले हुए यूक्रेन में 23 अगस्त। ये सभी इनकी वार्ता रही, मीटिंग रही। हाल ही में कितने भूवैज्ञानिकों को 2023 के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया? 2023 के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया 21 ऐसे भूवैज्ञानिकों को। यहाँ पर देख सकते हो आप, 21 जियो साइंटिस्ट ऑनर्ड विद नेशनल जियो साइंस अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया गया, 3 कैटेगरीज में दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, नेशनल जियो साइंस अवार्ड एंड नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड शामिल था, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक ही टी20 इंटरनेशनल ओवर में 39 रन बना करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, एक ही ओवर में 39 रन, 6 गेंदों में 39 रन बनाने का। तो ये बनाया है किसने? ये बनाया है दोस्तों डेरियस विसर ने। डेरियस विसर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, सैमोन बैटर डेरियस विसर सेट ए न्यू टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड। टी20 इंटरनेशनल में 6 गेंदों पर 6 छक्के तो युवराज सिंह ने भी मारे थे, इन्होंने भी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए और 3 नो बॉल थी। इस वजह से उनके हो गए टोटल कितने? 39। 62 गेंदों में टोटल 132 रन इन्होंने बनाए। समोआ के बल्लेबाज हैं और इन्होंने समोआ राजधानी ओपिया में बनाया है, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में किसको आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है? चुना जाने की संभावना है, मतलब एक प्रकार से सहमति हो गई है, ये अपना पद पाएंगे नवंबर में। तो ये होंगे जैसा, जैसा नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, बीसीसीआई के सचिव, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सचिव हैं वर्तमान में। तो अब ये आईसीसी के चेयरमैन बनने के प्रभावी, समझ लो कि भावी उम्मीदवार हैं। ये अगर चेयरमैन बन जाते हैं आईसीसी तो ये भारत के मात्र तीसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो बीसीसीआई के भी बोर्ड में कुछ मेंबर थे और उसके बाद जाकर आईसीसी के चेयरमैन बने। यहाँ एन श्रीनिवासन इससे पहले बन चुके हैं, शशांक मनमोहन भी बन चुके हैं। उसके बाद तीसरे भारतीय होंगे जैसा इस पद पर होने वाले।
अब ये कह रहे हैं कैसे कि ये कंफर्म हो गया कि ये बनेंगे। एक्चुअली में इसमें वोटिंग होती है और 16 ऐसे बड़े बोर्ड है, उनमें से 9 का वोट पाना होता है। 9 में से 2-3 जो प्रमुख है जिसका सपोर्ट करते हैं लगभग लगभग वही जीतता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित जो है ये सहमति इनके लिए दर्ज करा चुके हैं, तो अब ये बनने के संभावित उम्मीदवार ग्रेट बार्कले की जगह पर आएंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? मध्य प्रदेश सरकार लता मंगेशकर अवार्ड देती है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। 2023 और 2022 का एक साथ इन्होंने दिया। 2023 के लिए इन्होंने दिया है के.एस. चित्रा और 2022 के लिए दिया है उत्तम सिंह। ठीक है ना, दोनों ही याद रखना। 2022 और 2023 का संयुक्त अभी प्रदान किया गया। के.एस. चित्रा एंड उत्तम सिंह सेट टू रिसीव लता मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, तो संगीतकार हैं उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका हैं के.एस. चित्रा। 2 लाख रुपए की कैश प्राइज दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। 1984 से ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगस्त 2024 में बीपीसीएल ने किस बंदरगाह पर भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण HFSSG बंकर लॉन्च किया है? तो बीपीसीएल ने कहां पर लॉन्च किया? मुंबई बंदरगाह में। मुंबई की बंदरगाह में बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत की कंपनी है, इसने ये बंकर लॉन्च किया है जिससे जिससे हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल जो है वो स्टोर किए जा सके। बंकर मतलब क्या? स्टोर करने का, एक स्टोरेज समझ में नीचे का, तो ये स्टोर करेंगे। भारत इतना तेल खरीद चुका है कि अब स्टोर करने की नौबत आ रही है। ठीक है, चलो, तो 1976 में बीपीसीएल की स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक जी कृष्ण कुमार। अगला, भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? तो भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ। अमूमन सम्मेलन आपको नई दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए, इंडिया ईयू टू होस्ट कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस करंट एंड इमर्जिंग थ्रेट इन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। यूरोपीय संघ और इंडिया ट्रैक 1.5 सम्मेलन नाम से यह सम्मेलन था, 21 और 22 अगस्त को हुआ। इसमें आतंकवाद विरोधी संवाद और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। अगला, किस बैंक ने दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया? कार्बन रिमूवल बॉन्ड ये जारी किया है दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। ठीक है ना, WB का मतलब हुआ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। ये अमेजन फॉरेस्ट के लिए है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में, अमेजन वर्षावन के जंगलों में ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण कराने के लिए ये फंड यूज किया जाएगा। और जिनको ये बॉन्ड लेना है, ये फंड लेना है बॉन्ड के जरिए, तो वो 9 साल का ले सकते हैं, 225 मिलियन डॉलर देकर। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो भारत में पहली बार किसी महिला ने राष्ट्रीय कार रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है, नेशनल कार रेसलिंग चैंपियनशिप। नाम है डायना पुंडोले। डायना पुंडोले हैं पुणे की और इन्होंने ये रेस जीत ली हुई। एकमात्र दोस्तों ये इसमें महिला प्रतियोगी थी और इन्होंने जीत लिया है। ठीक है ना, एकमात्र ये इसमें थी, इस रेस में शामिल थी महिला और जीत भी गई, बाकी सभी पुरुषों को हरा। नीरज चोपड़ा ने लुसानी डायमंड लीग में कौन सा बेस्ट थ्रो फेंक करके मेडल जीता? तो इन्होंने सेकंड स्थान हासिल किया है। इन्होंने इस सीजन का बेस्ट थ्रो तो किया 89.49 मीटर का, जो कि इनके इस सीजन का सबसे हाईएस्ट था। अभी पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर जीता है, लेकिन उसमें इन्होंने 89.45 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। ठीक है, पेरिस ओलंपिक। और यहाँ पर इन्होंने उससे थोड़ा सा अच्छा भाला फेंका अच्छी दूरी तक, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे और गोल्ड से चूक गए। इसमें गोल्ड किसने जीता? पीटर एंडरसन ने जीता, 90.61 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। कांस्य पदक जीता जूलियन वेबर ने। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चैलेंज का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अभी अश्वनी वैष्णव जी ने 25 चैलेंज लॉन्च किया है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको चैलेंज दिया जाएगा कि 25 चैलेंजेस हैं 25 कैटेगरीज में। इसमें आप अपना अपना बेहतरीन प्रदर्शन करो, बेहतरीन अपना क्रिएटिविटी दिखाओ और उनमें से विनर्स को चुना जाएगा। तो इसमें एनिमेशन, फिल्मिंग करना, गेमिंग, संगीत, दृश्य कला, ये सभी है। ठीक है, तो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो होने वाला है, वेब शिखर सम्मेलन, जो कि होगा कब?
IFFI में, IFFI नवंबर में होने वाला है ना, गोवा में होता है अवार्ड, उसी में ये वेब शिखर सम्मेलन होगा और उसी दौरान इसके अवार्ड की विजेताओं की घोषणा की जाएगी। पहला नेशनल क्रिएटर पुरस्कार मार्च 2024 में दिया गया था। अगला, किस शहर में नदी संरक्षण हेतु भारत डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी हुई? दोस्तों, अभी हाल ही में वाराणसी में एक नदी संरक्षण के लिए भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है। भारत, डेनमार्क और IIT BHU तीनों मिलकर के यहाँ पर एक साझेदारी किए हैं और इनका काम होगा जो छोटी नदियां हैं, जो छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनका कैसे संरक्षण किया जाए और उनका कैसे प्रबंधन किया जाए, बेटर मैनेजमेंट किया जाए, जिससे स्वच्छ नदियों पर काम किया जा सके और वो नदियां ही जाकर के गंगा में मिलती हैं, इससे गंगा की भी सफाई हो पाएगी। स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला भी इसके तहत ये स्थापित कर रहे हैं। अगला, हाल ही में गिरीश साहनी का निधन हो गया, ये निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित? गिरीश साहनी जी जाने माने साइंटिस्ट थे दोस्तों, और ये CSIR के, ठीक है ना, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके ये पूर्व महानिदेशक थे। 2015 तक ये महानिदेशक रहे और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। इसके बाद इनका अभी निधन हुआ है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद विकास पुरस्कार मिला था 2002 में, CSIR टेक्नोलॉजी शील्ड मिला था 2002 में, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था 2014 में। ओके, CSIR की स्थापना 1942 में। साथियों, ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कितना सही किया। ये आपके सामने महत्वपूर्ण दिवस हैं अगस्त महीने के। अभी तक आए हुए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर MJT ऐप पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर लेना, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। डिटेल PDF आपको दी जाएगी। इसके अलावा कौन कौन सी सैन्य अभ्यास, ये मैं आपको अक्सर जैसे कि लिस्ट छोड़े जाता हूँ हर बार की तरह, इस बार भी आपको ये लिस्ट दी जा रही है। और यहाँ पर देखिए चर्चित प्रमुख व्यक्तियों के निधन जो भी चर्चे में रहे, इनको, और प्रमुख ऐप और पोर्टल ये आपके लिए है। ये सब आपके लिए दी जाती है, तो ये चीजें आप PDF के माध्यम से रीड कर सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो। अर्जुन बैच में जिनको एनरोल होना है वो MJT ऐप पर जाएं और वहां से व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप कीजिए और आप पूछिए कि क्या कूपन कोड है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितने में मिल रहा है बैच, कैसे क्लासेस चलेंगी, ये सब चीजें आप पूछिए, आपको पूरा डिटेल वहां बताया जाएगा और आप उसमें तब जाकर एनरोल कीजिए, डेमो वगैरह देखने के बाद। याद रहे, MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।